चलो यार, आज जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड आई एम प्रीटी श्योर a lot of you are already familiar with this। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है हम वो भी चेक करेंगे कि मतलब वो को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरीके क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के। क्लासेस पढ़ेंगे और क्लासेस के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर समझेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड चेनिंग पढ़ेंगे, और एट द एंड ऑफ द क्लास विल रीड अबाउट इनहेरिटेंस एंड विल रीड अबाउट द सुपर कंस्ट्रक्टर। तो टॉपिक्स बड़े सिंपल से हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक शैलो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपने कैसे सोचना है। सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सोचने का होता है कि यू थिंक अबाउट द रियल वर्ल्ड। एक इंसान है, ठीक है। अब इंसान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसकी रंगत है, उसका कद है, उसकी उम्र है, उसका नाम है, ठीक है, उसका एड्रेस है। और फिर उसके अंदर उसके मेथड्स हैं, कुछ चीजें जो वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो भागता है, वो सोता है, वो खाता है। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना, जो उसको डिस्क्राइब करती हैं, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। और वो जो चीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथड्स कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। हमारे पास एक प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक अरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है, दिस इज एन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली एन अरे, ठीक है। अब इसकी जो है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी क्या होंगी, इसके मेथड्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल नेम्स की लेंथ हो सकती है, ठीक है। इसका मेथड हो सकता है कोई भी, ठीक है, जो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। सर्च करने के लिए हो सकता है और चीजें वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको console डॉट लॉग करते हैं, हम नेम्स चेक करते हैं, तो ये एक एम्प्टी अरे हमारे पास आती है। जब हम इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास उसकी लेंथ की प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोटो असल में क्या होता है। प्रोटो असल में इसके अवेलेबल मेथड्स हैं, ठीक है, जो हम लोग इसके साथ, इस अरे के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये सारे वो मेथड्स हैं। कॉन्कैट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इस अरे को मैनिपुलेट करने के लिए। तो जो अभी बस आप प्रोटो के बारे में ये समझ लो कि ये हमें मेथड्स का एक्सेस देता है, ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। अब हम लोगों के पास एक तो ये तरीका है अरे क्रिएट करने का। फिर हमारे पास एक और तरीका है इसी अरे को क्रिएट करने का, और वो है न्यू कीवर्ड यूज करने से, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि जब भी हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो हम लोग पीछे एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और जो कि एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता है। और क्योंकि हमने अरे क्रिएट करनी है, तो हम लोग सीधा अरे का कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अरे की वैल्यूज पास कर देंगे, ठीक है। ये जो सिंटेक्स है, ये एक न्यू कीवर्ड, ये हमारा कब यूज होता है? जब हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग जो ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, इसी तरीके से ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसका जो है बेसिकली एक अरे, ठीक है। अगर मैं अब इसको console डॉट लॉग करता हूँ और एजेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें, बेसिकली मेरे पास वेरी सिमिलर लेंथ 3 और प्रोटो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड अबव हियर। सिर्फ हम लोगों ने उसको खोलने का, जिस तरह डिफाइन करने का हमारा थोड़ा सा तरीका वो डिफरेंट था। अरे के साथ साथ हमारे पास डिक्शनरीज भी हो सकती है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रैंडम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं ये नाम दे देता हूँ। दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने एक नया ऑब्जेक्ट जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, वो मैंने कर दिया। अगर मैं अब इसको दोबारा से console डॉट लॉग करता हूँ और रैंडम करता हूँ, तो मेरे पास अब इसकी भी प्रॉपर्टीज,
ठीक है, और मेरे पास इसकी भी सारी मेथड्स वगैरह मेरे पास अवेलेबिलिटी के साथ इसके मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम लोग लिटरल तरीके से यूज करें, और दूसरा हमारे पास तरीका होता है कि हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करें। तो इसी तरीके से हम लोग रैंडम टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली सेम तरीका है। और यहाँ पे हम लोगों ने असल में क्या किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया। ऊपर हमने क्या यूज किया था, अरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स यूज करके वी कैन क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सही है, अब उसके बाद ये दो तरीके हम लोगों ने पढ़ लिए, कर्ली ब्रेसेस हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब कहा ये जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। टेक्निकली श्योर, ठीक है, बट इट्स नॉट इंटायरली ट्रू। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कांस्टेंट इसका है नाम, ठीक है, नेम, और यहाँ मैं राहील लिखता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे जाके टाइप ऑफ नेम लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आता है। अब आइडियली स्ट्रिंग की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रिंग की क्या कहते हैं, कोई मेथड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इनहेरेंटली कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नाम क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक और तरीका भी है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया था, ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्ट्रिंग का। ठीक है, और अंदर हम लोग राहील पास कर देंगे। अब मजे की बात ये है कि ये तो एक स्ट्रिंग है, इसके तो ना, जैसे मैंने कहा कि ना तो इसकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना तो इसका कोई मेथड होना चाहिए, लेकिन इसके दोनों हैं। किस तरह वाला, अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके अगर नेम डॉट लेंथ करता हूँ तो मुझे वो लेंथ भी देता है। अगर मैं नेम के साथ अपर केस वगैरह अटैच करता हूँ, सॉरी, ठीक है, तो मुझे अपर केस मेथड भी कॉल करके देता है। तो ये कितना वियर्ड सा बिहेवियर है कि एक स्ट्रिंग है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको उसके पास मेरे मेरे पास उस स्ट्रिंग के लिए भी वही मेथड्स और वही प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो क्या एक स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है? टेक्निकली यस, बट नॉट ट्रू। अब ये यस क्यों है, ये व्हाई डज इट एक्चुअली परफॉर्म लाइक एन ऑब्जेक्ट? वो इसलिए करता है क्योंकि टेम्पररीली एट द बैक एंड जो जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रिमिटिव वैल्यू लेती है, ठीक है, और उसे टेम्पररीली रैप कर देती है रैपर ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो चीज होती है जो हमारे पास क्या करती है, बेसिकली हमारे पास सारी चीजें हमारी नजर आ रही होती है हमें। ठीक है, जो अब मेथड्स आ रहे होते हैं, ये चीजें वगैरह आ रही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये असल में नीचे अंडर द हुड काम कैसे कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे नया नेम क्रिएट किया तो मैंने असल में यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये असल में क्या क्रिएट करता है, ये असल में क्रिएट करता है स्ट्रिंग रैपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका काम असल में दिस एक्चुअली रैप्स primitive value in a string object। सही है, तो अब आप इसको अगर console.log करोगे, ये वही चीज है ना जो जावा के अंदर रैपर क्लासेस होती हैं। बेसिकली बिल्कुल। आपके पास, अब मुझे जावा का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने जावा पे तो उसमें ज्यादा भी काम नहीं उसमें भी किया। आपकी जो प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं उनको आप इसी तरह रैपर क्लासेस के अंदर जो है। हाँ हाँ हाँ, फिर इसका मतलब है फिर अंडर द हुड वो भी टेम्पररीली उसे रैपर ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करता होगा एग्जैक्टली। ताकि आपके पास उसकी जो प्रॉपर्टीज और उसके जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल हो सके। ठीक है, जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे है, तो आई थिंक जावा वुड बी सिमिलर एज वेल। और यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेरे पास। ठीक है, मेरे पास उसकी लेंथ आ गई और मेरे पास उसका ये आ गया, और उसने मुझे नीचे बता भी दिया कि जो प्रिमिटिव वैल्यू है दिस इज द प्रिमिटिव वैल्यू। ठीक है, और ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये सारा कुछ अंडर द हुड हो रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू अ नंबर एज वेल। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ,
ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ न्यू नंबर 9। तो इसका भी जो पीछे बिहेवियर है दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर। ठीक है तो ये नंबर 9, ठीक है, एक प्रिमिटिव वैल्यू है, लेकिन हमने इसको रैपर के अंदर नंबर रैपर ऑब्जेक्ट के अंदर इसको रैप अराउंड कर लिया। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास इसके पास मेथड्स भी आ गए हमारे पास, और हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह भी आ जाएंगी। ठीक है, जो अनडिफाइंड, जो आपके पास मेथड्स वगैरह होते हैं, जो नल होता है, ठीक है, या अनडिफाइंड होती है चीजें, उनकी कोई ना प्रॉपर्टी होती है ना मेथड होती है। ठीक है, क्योंकि नल और अनडिफाइंड भी हमारे पास एक टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उनको जब आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी कोई कुछ नहीं। सही है, तो असल में बेसिकली द क्रक्स है इसके, जो प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, दे कैन एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स। सही है, तो ऑब्जेक्ट्स आर सो पावरफुल। अब जरा बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ यूजर। ठीक है, user1। ठीक है, यूजर के अंदर मेरे पास एक यूजर नेम है। ठीक है, मेरे पास यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम के साथ मेरे पास एक ईमेल है। ठीक है, और मेरे पास अंदर कुछ मेथड वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी console.log user1.email, तो मेरे पास ईमेल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ user1.username, तो मेरे पास यहाँ पे साथ साथ यूजर नेम भी आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे इसकी बेसिकली कॉपी करनी पड़ेगी, और उसको मुझे नाम देना पड़ेगा यूजर नंबर 2। ठीक है, और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ओके सो हमद, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमद। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आई हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे काम आती है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर मेथड्स हैं। मैं इनको बार बार क्यों लिखूं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज है जिसका हम लोग यूज करेंगे, वो है क्लासेस। ठीक है, हमें पता लग रहा है कि यार कॉपी पेस्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स इज नॉट आइडियल। ठीक है, इससे बेहतर मेथड हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको रिमूव करके हम लोग क्लासेस की तरफ मूव करेंगे कि यार अगर एक चीज है जो सिमिलर आ रही है, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ क्लास फॉर इट। उस पर आप चीजें, प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स डिफाइन कर दो, और उसको कहीं पे भी जाके रीयूज कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासेस की। ठीक है, असल में क्लासेस होती क्या है? ठीक है, क्लासेस आर लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, दे हैव प्रॉपर्टीज एंड दे हैव मेथड्स। इसकी एग्जांपल है एक कार क्लास। ठीक है, इस कार क्लास की जो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो हो सकती हैं उसका कलर, ठीक है, इंजन साइज, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, या मॉडल। ठीक है, और इसकी मेथड्स क्या हो सकते हैं? ड्राइव, रिवर्स, ठीक है, ब्रेक। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये असल में दिखती कैसी है, और ये इसके मेथड्स हैं कि ये असल में गाड़ी करती क्या है। अब आपके पास गाड़ी सेम प्रॉपर्टीज और सेम मेथड्स के साथ येलो कलर की भी हो सकती है, डिफरेंट मॉडल की भी हो सकती है, ब्लू गाड़ी भी हो सकती है। प्रिंसिपल्स सेम है इसके। ठीक है, बस गाड़ी की टाइप पॉसिबल है डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्लासेस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्लासेस आती हैं। अब मेरे ख्याल से क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थोड़ा सा बैकग्राउंड है आपको कोडिंग वगैरह के अंदर, प्लस आप लोगों ने पाइथन भी सीखी है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्लास वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोग क्लास वगैरह, ये क्लास, और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे यूजर क्लास। ठीक है,
अब यूजर क्लास के अंदर कोई ना कोई यूजर की प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, और यूजर का क्या होगा, यूजर के मेथड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी और यहाँ पे मेथड्स होंगे, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्पेशली आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर होती है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो सेटअप करता है प्रॉपर्टीज विद इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसका यूजर का यूजर नेम होगा, ईमेल होगी, ठीक है। तो वो हम लोग सेटअप कहाँ पे करेंगे, वो हम लोग सेटअप करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, अंदर हम लोग पास करेंगे जो हम लोग के प्रॉपर्टीज हैं एज आर्ग्यूमेंट्स और ईमेल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे हमारे यूजर नेम। अब इस पे एक नया कीवर्ड आता है जो है दिस कीवर्ड, ठीक है। ये हम लोग जब विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने सीखा था कि मैं अगर यहाँ पे console डॉट लॉग दिस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आता है कि असल में मैं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ। तो जो ये दिस कीवर्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये किस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको रूट डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल कर रहे हैं जहां पे मेन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट विंडो है। तो दिस कीवर्ड विल रिप्रेजेंट दैट विंडो ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो ये दिस कीवर्ड है वो यहाँ पे इस यूजर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब हम लिखेंगे कि यार हम लोगों ने इसको प्रॉपर्टी देनी है तो दिस डॉट यूजर नेम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूजर नेम की कोई भी वैल्यू होगी वो हम लोग डायनामिकली पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी यूजर नेम की वैल्यू होगी तो दिस डॉट यूजर नेम इस ऑब्जेक्ट का, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जो यूजर नेम होगा वो उसको उसके साथ सेट कर देगा। और इसी तरीके से हम लोग दिस डॉट ईमेल और यहाँ पे हम लोग ईमेल चूज कर लेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई है? यस सर। ठीक है, गुड, जी सर। सही है। अब इसी तरीके से हमारे पास यूजर के मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मेथड हो सकता है लॉगिन का, ये यूजर नेम लॉगिन कर रहा है, ठीक है, यूजर लॉगिन। एक हमारे पास मेथड हो सकता है लॉग आउट का, कि यूजर ने लॉग आउट किया, ठीक है। यूजर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं console.log यूजर साइंड इन, और इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट नीचे कर सकते हैं, यूजर साइंड अप, ठीक है जी। अब एक और चीज इसमें समझने की बात है कि यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शंस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड हम लोगों ने देखा था, जो एरो फंक्शन होता है वो अपने पेरेंट क्लास को पकड़ के उसको शो करवाने लग जाता है, ठीक है। उसका जो दिस का जो कंपो हम लोग दिस जो कीवर्ड है वो हम लोग एरो फंक्शंस के अंदर नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे फुल नोटेशन रेगुलर शॉर्ट हैंड फंक्शंस चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग अपने मेथड्स वगैरह को डिफाइन करें। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर लिया कि यूजर है, उसकी उसकी प्रॉपर्टीज हैं यूजर नेम और उसका ईमेल, और उसके दो वो चीजें करता है, वो या लॉग इन करता है या वो लॉग आउट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अब उस नए यूजर का इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, नए यूजर। और वो मैं कैसे करूंगा, जैसे मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, नई अरे यूज करता हूँ, मैंने अब नया यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर, ठीक है। अगर मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखता और मैं यहाँ पे console.log करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, क्योंकि मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। क्यों नहीं डिफाइन किया हुआ, क्योंकि असल में जो यूजर का कंस्ट्रक्टर है वो मेरे से दो आर्ग्यूमेंट्स मांगता है, यूजर नेम आर्ग्यूमेंट मांगता है और ईमेल आर्ग्यूमेंट मांगता है, ठीक है। सो टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ दिस, मुझे यहाँ पे इसी ऑर्डर के अंदर मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यूजर नेम होगा मेरा RAP657, ठीक है, और मेरा जो ईमेल होगा वो होगा rahil@definition. अब मैं अगर यहाँ पे console.log करूंगा तो ये देखें उसने मुझे ये यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया जिसके अंदर मेरे पास ईमेल है और मेरे पास मेरा यूजर नेम है। समझ आ रही? सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक। जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि जब हम यूज़र का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो हम उसके मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं
तो उसे पता तो है कि मैं यूजर का कंस्ट्रक्टर हूँ और ये आर्ग्यूमेंट्स जाके यूजर नेम के इक्वल होंगे और ईमेल के इक्वल होंगे, तो दिस लगाना लाजमी है। यार हाँ, क्यों भला? अगर यहाँ पे मैं दिस नहीं लगाऊंगा ना, तो उसे पता कैसे चलेगा कि ये किसका कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर बेशक उसको पता हो कि ये यूजर का है। दिस लगाने से ये होता है कि उसको, अगर मैं यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, नया यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, अब वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार दोनों हैं तो सेम ही क्लास के, लेकिन ये हमद और ये जो राहील है, ये कौन सी यूजर की यूजर नेम और ईमेल है। दिस होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि यार अगर मैं यहाँ पे नया कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, यूजर नेम और राहील राहील और हम पास कर रहा हूँ, तो जो राहील है वो अपने यूजर ऑब्जेक्ट का यूजर नेम है, और जो हमद है वो अपने यूजर ऑब्जेक्ट का है, नॉट द अदर वे अराउंड। इस तरह कंफ्यूजन नहीं होती। तो उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिस फंक्शन कॉल करते हैं। अब दिस फंक्शन असल में काम कैसे करता है? अब दिस फंक्शन काम ऐसे करता है कि हम लोग पहले एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो उस नए एम्प्टी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बाइंड करता है, ठीक है, जो नए ऑब्जेक्ट के साथ दिस जो कीवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद जब दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करता है अपने आप को, और फिर वो कॉल करता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। तो अगर आपके पास दिस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये जो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एम्प्टी न्यू ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड हमें अलाउ करता है कि हम लोग बाइंड कर दें जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करनी है उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब आप जितने मर्जी न्यू यूजर नेम्स वगैरह ले आए, दिस कीवर्ड क्या करेगा, हर उस यूजर नेम को एक नए एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो इसलिए जो दिस कीवर्ड है वो लगाना जरूरी होता है। समझ आ रही है? ठीक हो गया सर। इसलिए इसलिए ये जरूरी होता है, इसलिए इसके बगैर काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसी तरीके से जैसे हमने कहा था कि यूजर की हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह कॉल कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, console.log user.login। तो सर यहाँ यूजर पर डॉट जो लॉगिन करें जी। यहाँ पर सर यूजर नेम और ईमेल है, ये फिलहाल तो ऑप्शनल है ना, कि आपने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया था बगैर यूजर और ईमेल बगैर दिए थे, तो ये पॉसिबल है कि हम इसको कंपलसरी बनाएं, जब भी क्रिएट करें कि वो लाजमी यूजर नेम और ईमेल हमें दे दे। कर सकते हो, इसका तरीका होगा कोई ना कोई, इस पे स्टार आगे डाल के हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती होती। क्यों भला? क्योंकि आपके पास अदरवाइज यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ ना, ये देखो, ये देखो, तो जब अनडिफाइंड आ जाएगा तुम्हारे पास वैसी एरर आ जाएगा। लेकिन तुम पास कर सकते हो सकता है कभी कभार ये होता है कि आपको कभी कभार यहाँ पे यूजर नेम चाहिए होता है, कभी कभार नहीं चाहिए होता, ठीक है, या कभी कभार सिर्फ ईमेल है वो ऑप्शनल है। अगर रिक्वायर्ड करना है तो जहाँ पे आप ईमेल यूजर नेम कॉल करोगे, ठीक है, वहां पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि यार ये यूजर नेम जो इनपुट वैल्यू है जिससे ये नया यूजर ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो रहा है, वहां पे आप वैल्यू लगा के वैलिडेशन लगा के चेक कर सकते हो कि रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ऐसे जितना कोई इशू नहीं होगा। या सर कोई एम्प्टी सही। कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर लॉग करा दें कि आपने अगर यूजर नेम और ईमेल लेना है तो आप पैरामीटर पास करें कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स में। लेकिन मेरे तो ख्याल से ज्यादा बेहतर आपके पास यही होगा कि आप एक स्केलेटन क्रिएट कर लो, उसके बाद बाय यूजिंग वैलिडेशन आप देखो कि क्या चीज रिक्वायर्ड है क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है, इंस्टेड कि आप यहाँ से कंट्रोल करो इस चीज को। सही सही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूजर साइंड इन, ठीक है, लाइन नंबर 53 यहाँ पे कॉल हो गई है, ठीक है। और अब एक मजे की बात चेक करो, जब मैंने यहाँ पे console.log user.login किया है तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे, अनडिफाइंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये क्या है कि अगर मैं क्लास के अंदर किसी मेथड को रिटर्न नहीं करूंगा ना, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है उसकी रिटर्न वैल्यू को क्या, एज अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करता, तो मेरे पास आइडियली जावास्क्रिप्ट के पास रिटर्न क्या हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड, console.log जो मर्जी हो, ठीक है, लेकिन इसकी रिटर्न वैल्यू विल बी ऑलवेज अनडिफाइंड। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोगों ने असल में टैकल कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक और यूजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ राहील, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ हम, ठीक है, और यहाँ पे इसको न्यू यूजर, यहाँ पे मैं देता हूँ हम, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ हम डेफिनेशन .com
और यहाँ मैं देता हूँ राहील, ठीक है जी, और अब जो दिस कीवर्ड है वो इस इंफॉर्मेशन को इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ जो इनिशिएट हो रहा है उसके साथ बाइंड कर देगा। ठीक है, तो जब हम लोग console.log राहील और हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, सही है, सेंस बन रही है सबको सो फार? जी सर सही है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोगों ने क्लास मेथड्स प्लस चेनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो चेनिंग सॉरी, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट मेथड्स। ठीक है, अब मेथड क्लास मेथड चेनिंग क्या होती है? मेथड चेनिंग ये होती है कि मैं यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे राहील पकड़ता हूँ। मैंने जी राहील को लॉग इन करना है, ठीक है, उसके बाद मैंने राहील को आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है, वो डू समथिंग करने के बाद मैंने राहील को लॉग आउट करवा देना। ठीक है, ये है मेथड चेनिंग। ठीक है, अब मसला ये है, ये सब मसला ये है कि ये काम नहीं करेगी। और ये काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब हम लोग राहील डॉट लॉग इन को कॉल करते हैं हमारे पास तो यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू है ही नहीं, तो वो इस चीज का क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो जब वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा तो हम लोग चेनिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं, इंक्रीज स्कोर। ठीक है, ये जो इंक्रीज स्कोर फंक्शन है ये क्या करेगा? ये करेगा, ये पकड़ेगा आपका दिस, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं दिस डॉट स्कोर, इसको कहते हैं 0। ठीक है, इनिशियलेट करते हैं। ये क्या करेगा? ये दिस डॉट स्कोर को पकड़ के इसमें 1 ऐड कर देगा। ठीक है, और console डॉट लॉग कर देगा कि दिस सॉरी this dot username has a score of this dot score। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब अभी भी यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग इस सबको पकड़ता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए अनडिफाइंड। ये देखें, uncaught type error cannot read property of do something of undefined undefined। तो इसलिए करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या क्रिएट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ दिस, कि ये असल में रिटर्न क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है इसका अपना ऑब्जेक्ट, ये जो ये यूजर वाला ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है सबको? यहाँ पे अगर मैं console.log दिस करता हूँ, यहाँ पे चेक, ठीक है, अब मैं चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास यहाँ पे लॉगिन सर ये ऊपर सेमीकोलन नहीं है रिटर्न के साथ, आपने जो ऊपर फंक्शन नया डिफाइन किया ना स्कोर वाला, उसके साथ सेमीकोलन नहीं है। वो तो खैर है, मैटर नहीं करता। जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है तो वो उसको बहुत मसला नहीं होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक 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 console.log दिस, यहाँ पे console.log हो रहा, लाइन नंबर 50 यूजर अनडिफाइंड कॉल हो गया, सारी सी बात है। यहाँ अनडिफाइंड कॉल console.log दिस, आप यहाँ पे रिटर्न करो, आप चेक करें। बात है यहाँ पे console.log दिस। एनीवेज, यहाँ पे अगर हम लोगों ने चेक करना हो ना कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे console.log कर सकते हैं दिस को, तो वो हमें क्या असल में देगा? वो असल में ये हमें यूजर ऑब्जेक्ट दे देगा बस। तो
तो इसलिए जब हम लोग नीचे, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसलिए जब हम लोग यहाँ पे नीचे चेनिंग करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे, तो जब हम लोग दिस को यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, जब राहील डॉट लॉग इन कॉन्सोल डॉट लॉग करने के बाद हमें रिटर्न कर देगा क्या, इसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, जिसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं डू समथिंग, जो कि बेसिकली होगा इंक स्कोर। अगर अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो हमारे पास इस काम करेगा कि यूजर साइंड इन, ठीक है, राहील हैज अ स्कोर ऑफ 1, यूजर साइंड आउट। सबको सेंस मान रही है कैसे में चेनिंग मेथड, मतलब मेथड चेनिंग क्या होती है, और हमारे पास ये रिटर्न हम लोग दिस क्यों कर रहे हैं, असल में हम लोग पॉसिबल है रिटर्न दिस ना करें, ठीक है, क्यों भला, क्योंकि हो सकता है हमने यहाँ पे कुछ और रिटर्न करना हो, लेकिन कुछ आपके पास मेथड्स या फंक्शंस हो सकते हैं जो एक दूसरे के बाद आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे फायर हो, ठीक है, तो उनको आप सेपरेट लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें चेन कर सकते हो, ठीक है, और वो एज इट इज काम करेंगे जैसे कि आप एक सिंक्रोनस तरीके से फंक्शंस कॉल कर रहे हो। सही है, यानी कि इन फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी है। मतलब जरूरी होती है, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट डालोगे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। तो अब डिपेंड ही करता है कि आप लोगों ने मेथड्स कैसे कॉल करने हैं या मेथड किस चीज के लिए बनाने हैं, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हो रिटर्न या नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली आप रिटर्न करते होते हो कुछ ना कुछ। सर ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ राहील डॉट लॉगिन का फंक्शन कॉल करें और हाँ, उसको कंसोल डॉट लॉग करवाएं तो ये हमें क्या चीज रिटर्न कर रहा है? ये देखो, ये हमें ऑब्जेक्ट ओके, क्रिएट ये कर दिस में रिटर्न उसने कर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, तो ये दिस ओके है। सर। तो इसीलिए हम लोग जब लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं तो हमारे पास ये रिटर्न हुआ, तो इसी का हम लोग दिस डॉट, इसका इसी का हम लोग डॉट आगे स्कोर भी कर सकते हैं मेथड को, और फिर ये दोबारा से ये रिटर्न होगा, इसी को ही हम लोग आगे लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसलिए जो दिस वेरिएबल है ये हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। समझ आ रही है? ओके सर। चलो, अब सर हमारा तो जी जैसे कुछ बैंक एप्स होती हैं उनकी, अगर हम लॉग इन करते हैं और कुछ टाइम एक्टिव नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अलॉग आउट हो जाती हैं, तो उसमें भी हम सेम यही सिनेरियो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि दरमियान में कुछ ड्यूरेशन दे दें। हाँ, दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, लेकिन याद करो हमारे पास इससे पहले एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेट टाइम आउट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, सेशन स्टोरेज के अंदर, जो हम यस लोगों ने सर। लास्ट टाइम लोकल एप्लीकेशन के साथ पढ़ा था। तो उस पर भी हम लोग, जरूरी नहीं हमारे लिए क्लास लिखना ही जरूरी हो, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यूजर लॉग इन हो गया है और उसकी इन एक्टिविटी है फॉर मोर देन 30 मिनट्स, तो वो फिर अगला फंक्शन कॉल कर दे, कौन सा, लॉग आउट वाला। लॉग आउट। ये पॉसिबल है, सही है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब यूजर तो हमने बना लिया, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि बेसिकली होती है सब क्लासेस, बड़े सिंपल लफ्जों के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सब क्लासेस क्या होती है, सब क्लासेस भी क्लासेस होती हैं जो इनहेरिट करती हैं फंक्शनैलिटी फ्रॉम अनदर क्लास, लेकिन उनकी अपनी एडिशनल फंक्शनैलिटी भी होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक एडमिन क्लास है, ठीक है, एडमिन क्लास इज वेरी सिमिलर टू अ यूजर क्लास, उसके पास हर ये मेथड होगा एडमिन के पास, लेकिन उसके पास कुछ और चीजें भी होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल के वो यूजर को ऐड डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो असल में जो एडमिन है वो क्या करेगा, वो इस क्लास को एक्सटेंड करेगा, उसके पास इस क्लास की हर कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज होंगी, मेथड्स भी होंगे, प्लस उसके पास अपने मेथड्स भी होंगे। तो या तो हम लोग एक नई क्लास बनाएं जिसके अंदर एडमिन हो और उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें डालें, या तो हम एक नई क्लास बनाएं और इसको हम लोग इस यूजर के साथ एक्सटेंड करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास एडमिन which extends यूजर की क्लास एंड दैट इज इट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एडमिन क्लास है जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स कहाँ से इनहेरिट कर रही है, यहाँ से इनहेरिट कर रही है, प्लस इसके पास अपना कुछ ना कुछ और भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एडमिन के पास हम लोग दे सकते हैं कि यार आप जो होना कि आप यूजर डिलीट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये यूजर हमारे डिलीट हो जाए, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करेंगे कि अगर यूजर जो हमारे पास हैं, ठीक है,
उसको हम लोग करेंगे फिल्टर, और यूजर्स असल में क्या है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने आगे रिटर्न करेंगे कोई ना कोई अरे वगैरह, ठीक है, तो उसको भी चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे फिल्टर मेथड यूज करेंगे जो हमारे पास एक आइटम या यूजर नेम लेगा, ठीक है, और चेक रिटर्न करेगा कि अगर वो आइटम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती होगी तो वो ट्रू पास करेगा, वो रखेगा। अगर वो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, अगर वो यूजर होगा उस अरे के अंदर, तो उसको क्या कर देगा, फारिग कर देगा। यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है, इस यूजर की हम लोगों ने अंदर पास की, उसका यूजर नेम पकड़ा, ठीक है, और हमारा जो आइटम है उसका यूजर नेम पकड़ा, अगर तो इक्वल नहीं होगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, और उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को निकाल देगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक यहाँ पे नया कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं user3 के नाम से, ठीक है, हम लोग कहते हैं न्यू एडमिन, ठीक है, बेसिकली क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं पास किया, तो ये भी वही सेम प्रॉपर्टीज लेगा जो हमारे पास ऊपर यूजर के अंदर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे console.log user3 करेंगे तो हमारे पास बेसिकली वही एडमिन आ जाएगा, ठीक है, जिसके पास ये सारा कुछ अवेलेबल है। और देखो स्कोर की प्रॉपर्टी भी हमारे पास आ रही है, क्यों भला, क्योंकि असल में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं क्या, यूजर नेम से आगे की चीज को, ठीक है। अब हम लोग एक चीज करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग एक अरे क्रिएट करते हैं यूजर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास राहील है, हमद है, ठीक है, और हमारे पास user3 है, ठीक है जी। और अगर अब user3 क्योंकि एडमिन है तो उसके पास एक और मेथड पड़ा हुआ है डिलीट यूजर का, तो वो राहील का मेथड को डिलीट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे console.log users लिखूंगा तो मेरे पास एक यूजर आएगा जो कि है कौन, हमद। उसने क्या किया, राहील को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। समझ आ रही, सेंस बन रही है सबको, सेंस बन रही है कि इस तरह उसने डिलीट का मेथड कर दिया। सर राहील तो डिलीट हुआ है, लेकिन फिर हम के बाद user3 भी है। यहाँ भी एक यूजर आया है जिसका नाम है क्योंकि user3 ने वो डिलीट किया ना, ठीक है, एक सेकेंड, डिलीट यूजर, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूजर्स ले रहे हैं, ठीक है, यूजर्स को फिल्टर कर रहे हैं। अगर आइटम नेम डॉट यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज क्या हम लोग करेंगे, कीप यूजर अरे, अगर वो मैच नहीं करती तो user3 हम पकड़े हैं, ठीक है, user3 क्या कर रहा है, डिलीट यूजर कर रहा है राहील को, तो आइडियली हमारे पास वैसे आनी तो पूरी चाहिए, अजीब सी बात है, 100 सही है ना। बताओ ये क्यों मसला आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये मसला क्यों आ रहा है। कौन बताएगा ये मसला क्यों आ रहा है। सर आई थिंक user3 को भी हमने राहील दिया हुआ है, तो इस वजह से तो नहीं। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोदी, ठीक है, अब क्या होगा या नहीं होगा, वो देखो, अब नहीं होगा। तो जेनी का बिल्कुल सही जवाब है, वो क्या है कि उसने असल में चेक, ऊपर देखो ना, उसको चेक क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है यूजर नेम। यहाँ पे आपने एडमिन का यूजर नेम भी राहील दिया हुआ है, ठीक है, और आपने जो नीचे अगला यूजर है उसका नाम भी आपने राहील दिया हुआ है। तो उसने जब दोनों को यूजर नेम को मैच अप किया है, दोनों का रिटर्न आया फॉल्स, तो उसने क्या कर दिया, उसको फिल्टर आउट कर दिया और हमें सिर्फ हमद को एक्सेस दे दिया। समझ आ रही है, ओके सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब हमारे पास अह, अब हमारे पास इसकी और भी प्रॉपर्टीज, टाइटल हो सकता है एडमिन का, ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए कि हम लोगों ने अपने एडमिन को एडिशनल प्रॉपर्टीज दें, ठीक है, तो वो हम इसको किस तरह देंगे। अभी तो वो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि वो ले रहा है यूजर से। यहाँ पे अगर हम लोग उसकी अपनी एक कंस्ट्रक्टर क्लास बना देंगे ना,
तो मसला ये होगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यूजर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा आएगा वो सिर्फ यूजर जो एडमिन है सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, जो पिछली प्रॉपर्टीज होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो गुम हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यूजर नेम, पिछले यूजर उसे, हमें ईमेल चाहिए और हमें टाइटल चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जब हम लोगों ने पिछली क्लास से प्रॉपर्टीज लेनी हो प्लस हमने ऐड करनी हो, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग उस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं। ये क्या करता है सुपर फंक्शन, ये देखता है पेरेंट क्लास को और फिर ये देखता है उस पेरेंट क्लास के अंदर उस कंस्ट्रक्टर को, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमें ये दो वैल्यूज निकाल के ला के देता है। यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे स्कोर भी आ रहा था, हमें तो स्कोर चाहिए नहीं, ठीक है, तो हमें तो सिर्फ यूजर नेम ईमेल चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, दैट इज इट, ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके मैं एक नया यूजर बनाता हूँ, ठीक है, जो कि न्यू एडमिन, तो ले रहा है राहील, ठीक है, राहील और यहाँ पे ये ले रहा है सीईओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर console.log करूंगा user4, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये उसकी पिछली वाली प्रॉपर्टीज भी आ गई, ठीक है, ये सुपर की, ठीक है, और हमारे पास एडमिन का टाइटल भी आ गया। तो यहाँ स्कोर तो नहीं आना खैर चाहिए, लेकिन चलो अगर आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं स्कोर। तो सुपर हमारे लिए क्या कर रहा है, सुपर हमारे लिए वो सारी ऊपर से भी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो इनहेरिट करके ला के हमें हमें दे रहा है, ठीक है जी। ये समझ आ गई सबको बात, ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, मुश्किल तो नहीं है। जी सर आगे सर आई थिंक मैंने ये पहले पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये होता है कि सुपर के अंदर ये सारे जो हमारे यूजर नेम ईमेल और स्कोर इन सबको डिफाइन करना लाजमी होता है, वरना एरर आता है। यहाँ पे देखो नहीं ना, आ रहा। देखो ना, नहीं होगा ना, क्यों पता, क्योंकि सुपर जो है, सुपर जी जी बताओ जावा जी। में जो है ना सुपर कीवर्ड वो यूज होता है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को या पेरेंट क्लास की अगर प्रॉपर्टीज गेट करनी है तो उनको गेट करने उसको यूज उसके लिए यूज जावास्क्रिप्ट के करते अंदर भी यही होता है, हैं। जी सर, उसमें भी हम लोग सुपर क्लास कॉल करते हैं ताकि वो पेरेंट क्लास पे जाए और पेरेंट पेरेंट क्लास के क्लास से कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर कॉल कर फंक्शन रहे हैं। पड़ी हुई हैं चीजें वो हमें ला के दे रहे हैं। असल में इसका मकसद समझो, हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो कि ले रहा है क्या, यूजर नेम ईमेल टाइटल, और यहाँ पे भी हम लोग सुपर के अंदर भी यही पास करें, लेकिन हमारे पास चीजें सारी पीछे से आएंगी। लेकिन जब हम लोगों ने एडमिन को इनिशियलाइज करेंगे ना, तो फिर हम सिर्फ ये यूजर नेम ईमेल और टाइटल पास करेंगे एंड दैट इज इट। इसको इनिशियलाइज करेंगे, हमें स्कोर पास करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो स्कोर उठा लेता है, लेकिन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उठाता है। यस, डिफॉल्ट वैल्यू उठाता है, लेकिन हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, हम लोग जब पिछली क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, हमारे पास पिछली क्लास की हर हर फंक्शनैलिटी, हर लॉगिन फंक्शनैलिटी आएगी। और हर प्रॉपर्टी हमारे पास उसका एक्सेस पड़ा। तो इसमें वो नहीं है आपके पास, एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं है इसके अंदर? जावा के अंदर होते हैं? जी जी, जो आपके प्राइवेट पब्लिक वगैरह होता है। नहीं, मैंने तो कभी नहीं इस पे किया, वैसे पब्लिक प्राइवेट जावा के अंदर शायद होता हो। जावा के अंदर तो है। जावा में होता है। नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। क्योंकि फिर उस केस में हम लोग ये अगर जो चीज हम लोगों ने आगे पास ऑन करवानी है वो कर सकते हैं हम लोग। ये होता है कि आप अगर कोई चीज आपने प्राइवेट रखनी हो तो आप उसके पीछे इस तरह करके आप एक वो पास कर सकते हो, तो उससे उससे ये होता है कि वो प्राइवेट और उसको पब्लिक कर देता है। लेकिन ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी नहीं, मैंने जावा नहीं मैंने यूज की भी, तो मुझे नहीं पता जावा के अंदर वो पब्लिक प्राइवेट वाला क्या सीन होता है। मैंने पढ़ी भी है डेटा स्ट्रक्चर्स जावा के अंदर, लेकिन मैंने 2014-15 में पढ़ी थी तो मुझे भूल गई भी, आधी से ज्यादा कभी यूज नहीं की मैंने। तो कोई बात नहीं। फिर वही बात याद रखनी पड़ती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट और जावा में फर्क है, दोनों सेम लैंग्वेजेस नहीं है। तो सर वैसे भी आप यूज नहीं करते ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप हाँ, हम लोग तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को में यूज करते मेनली हैं। यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे राहिल, ख्याल मेरे से इतना ही। क्वेश्चन है, जी जी, ये नीचे आपने जो लेट यूजर्स में राहिल, हमद और यूजर 3 पास किए हैं, विदाउट कोट्स पास किए हैं, तो ये क्योंकि कहीं आप क्योंकि कोट्स यहाँ लगा पे रहे हो कहीं नहीं लगा रहे, इसकी क्या वजह है?
भाईजान, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं ना, यूजर 3 ये वेरिएबल है, और यूजर 3। राहील भी ऊपर हम लोगों ने एक वेरिएबल अच्छा डिफाइन किया क्रिएट हुआ किया, सॉरी सर, ठीक है, है, ठीक है, ओके, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, लेकिन ये चीज है। तो बेसिकली हमारे पास इतना मुश्किल तो कोई नहीं था ये, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक्स वगैरह पढ़ ली, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है, हमने देख लिया क्लासेस वगैरह हम कैसे बिल्ड करते हैं, और क्लासेस में हम लोगों ने समझा कि दिस कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कितना क्या काम करता है, उसका रोल क्या है। हमने देखा कि मेथड्स को जब आप रिटर्न नहीं करते कुछ तो वो अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, और अगर आप रिटर्न करते हो दिस को तो आप इसके साथ मेथड चेनिंग कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि हम लोग कैसे इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम लोगों ने एक क्लास बनानी है जो कि पिछली क्लास से भी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ले प्लस उसकी अपनी एडिशनल फंक्शनैलिटी भी हो, तो वो क्लास सिर्फ एक्सटेंड कर सकती है पेरेंट क्लास को। वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स पास करने हैं, और फिर हम लोग सुपर कॉल करेंगे ताकि वो वेरिएबल्स हमें एक्सेस कर सके फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दिस डॉट टाइटल करके उसकी अलग से प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं, और नीचे उसके अलग से हम लोग मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसको हम लोग जिस तरह मर्जी चाहें हम लोग कॉल कर सकते हैं, मसला नहीं होगा। इसको इन एक्शन देखने के लिए मैं जो हम लोगों ने जो मैंने वेदर ऐप बनाई थी, ठीक है, उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्लास बेस्ड के अंदर, ये उसकी हम लोग एक फोरकास्ट क्लास बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग उसको यूज करके अपनी जो वेदर एप्लीकेशन थी उसे और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी, क्योंकि आप लोगों ने तो जावा वगैरह पढ़ी हुई है, आप लोगों को ऑलरेडी मेरे से शायद ज्यादा आइडिया है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्योंकि जावा के अंदर मेनली वही यूज ही वही होती है तो इसलिए आई थिंक ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए आसान है पिकअप करना, प्लस आपने पाइथन के अंदर भी पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आई थिंक इसके अंदर ही हम लोग विल गेट डन विद दिस मच क्विकर देन आई ओरिजिनली एंटिसिपेटेड, ठीक है। कोई मसला वगैरह हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, बाकी प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, उसके बाद we'll move on to much a little bit more harder concepts, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है और हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली यूज वगैरह कैसे करना है, और ये हम लोग फिर अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।